हेलो। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस एजुकेशन 365 पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा आरबीआई सर्कुलर जनवरी मंथ 2024 का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। कुछ पोर्शन रहेंगे जिसका मटेरियल आपके पास सामने स्क्रीन पे दिखेगा और आप भी कोशिश करेंगे उसे समझने का। मैंने ऐसा नहीं किया है कि उस मटेरियल को ही हटा दिया है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक सर्कुलर को जो इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं आपको, इस वीडियो में सिर्फ वैसे मटेरियल्स मैंने रखे हैं जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए रेलेवेंट हैं। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे एमसीक्यू बेस्ड। और मैं चाहता हूं जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का पहले मैं सर्कुलर को समझाऊं, उसके बाद एमसीक्यूज़ का वीडियोस भी बनाऊं और फिर 2025 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ 2024 आरबीआई सर्कुलर। और फर्स्ट सर्कुलर है हमारा रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन बल्क डिपॉजिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो भी बल्क डिपॉजिट हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनका लिमिट, बल्क डिपॉजिट का लिमिट चेंज हुआ है। इसमें है क्या, review of instruction on bulk deposit for urban cooperative banks is a notification issued by RBI on January 1st, 2024. It revises the definition and limit of bulk deposit for different categories of urban cooperative banks based on their tier and scheduled status. The main changes are: for scheduled urban cooperative banks in tier 3 and tier 4 cities। चलिए, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के 4 टीयर में डिवीज़न होते हैं: टीयर 1 सिटीज़, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ एंड टीयर 4 सिटीज़। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, जिनका भी ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे नीचे है, उनको टीयर 1 सिटीज़ में यूसीबी टीयर 1 सिटीज़ बोलते हैं। 100 करोड़ से 1000 करोड़ जिनके पास डिपॉजिट है, उनको टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोलेंगे। और 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का जिनका डिपॉजिट लिमिट है, उनका क्लासिफिकेशन यूसीबी टीयर 3 किया गया है। और 10,000 करोड़ से ऊपर वाले का टीयर 4 यूसीबी में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए जो पहले हमारा लिमिट था ₹15 लाख का, वो लिमिट अभी भी है बल्क डिपॉजिट लिमिट के लिए। लेकिन टीयर 3 एंड टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यही लिमिट रिवाइज कर दिया गया है, और वो है अब 15 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़, 1 करोड़। सो इसमें मेन न्यूज़ है टीयर 3 एंड टीयर 4 के लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट 15 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। तो ये जो न्यूज़ था ये शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। लेकिन फॉर ऑल अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सक्लूडिंग शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टीयर 3 एंड 4 सिटीज, द बल्क डिपॉजिट लिमिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए टीयर 3 एंड टीयर 4 के लिए लिमिट 15 लाख से 1 करोड़ किया गया। टीयर 1 एंड 2 के लिए लिमिट सेम है, दैट इज 15 लाख। लेकिन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा जो अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका लिमिट अभी भी 15 लाख रुपए ही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है इनऑपरेटिव अकाउंट्स इन अनक्लेम डिपॉजिट।
in banks revised instructions January 1, 2024. The Reserve Bank of India issued revised instruction on inoperative accounts and unclaimed deposits in bank on January 1, 2024. These instructions aim to assist account holders consolidate existing guidelines and streamline the handling of such accounts and deposits. Here are some key points from the revised instructions, that is classification of accounts. So first classification is savings accounts and current account. सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में अगर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस या नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस 2 साल के लिए अगर नहीं होगा, 2 साल या उससे ऊपर, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट बोलेंगे। ये चेंजिंग हुआ है। लेकिन टर्म डिपॉजिट के अकाउंट में, तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव अकाउंट इफ नो ट्रांजैक्शन ऑकर्स फॉर 1 ईयर आफ्टर मैच्योरिटी। एक बार और इसे देखते हैं। सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में अगर उस अकाउंट में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 साल तक कंटिन्यूअसली नहीं हुआ है, किसमें? सेविंग अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर नहीं हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे अगर कस्टमर बैंक जाकर अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाता है या एटीएम कार्ड लेकर सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करता है या फिर चेक इशू करवाता है थ्रू नेट बैंकिंग या थ्रू ब्रांच, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी अगर हो रहे हैं 2 साल के अंदर, अगर कस्टमर ने नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी किया है, तो अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में से अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है 2 साल के लिए, तो अकाउंट इनऑपरेटिव क्लासिफाई किया जाएगा। अब इसमें 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक टीवीआई और टीसीआई। टीवीआई होता है ट्रांजैक्शंस बैंक इंड्यूस्ड। बैंक इंड्यूस्ड मीन्स कस्टमर ने ब्रांच ने या बैंक ने अगर किसी तरीके का इंटरेस्ट दिया है सेविंग अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट में, तो वो बैंक इंड्यूस्ड होता है। या फिर बैंक ऑफिसर्स ने बैंक के रिस्पेक्ट में अगर किसी तरीके का ट्रांजैक्शंस किया है, तो ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक इंड्यूस्ड कहते हैं। लेकिन टीवीआई के थ्रू अगर ट्रांजैक्शंस होता है, तो वो उसमें काउंटेबल नहीं होगा। टीसीआई होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस कस्टमर इंड्यूस्ड, मीन्स कस्टमर आइदर ब्रांच जा करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवा ले या नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाए या एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन से अपना बैलेंस इंक्वायरी कर ले या चेकबुक इशू करवा ले थ्रू नेट बैंकिंग, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आते हैं। अगर कस्टमर ने ये भी किया है 2 साल के अंदर कभी भी, तो अकाउंट को इनऑपरेटिव काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंजिंग आए हैं कि अगर टीसीआई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है, अगर टीसीआई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस 2 साल के लिए नहीं हुए हैं, तो अकाउंट क्लासिफाई हो जाएगा इनऑपरेटिव अकाउंट में। सिमिलरली टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी इनऑपरेटिव अकाउंट में क्लासिफाई होगा अगर 1 साल या उससे ऊपर, 1 साल से ऊपर अगर हो जाता है, टर्म डिपॉजिट कंप्लीट हुआ, मैच्योर्ड हो गए, जो भी मैच्योर्ड अमाउंट था सेविंग अकाउंट में गया और फिर भी कस्टमर को कोई भी चिंता नहीं है, वो अकाउंट वहीं पड़ा, वो पैसा वहीं पड़ा हुआ है, तो वो टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी
इनऑपरेटिव कहलाएगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टर्म डिपॉजिट अकाउंट क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव इफ नो ट्रांजैक्शंस ऑकर फॉर 1 ईयर आफ्टर मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट अगला है मेजर्स फॉर अकाउंट होल्डर्स। बैंक्स कैन नॉट इम्पोज चार्जेस फॉर एक्टिवेटिंग इनऑपरेटिव अकाउंट। अब अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है, 2 साल तक कस्टमर ने TCI मीन्स ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर इंड्यूस्ड नहीं हुआ है, 2 साल तक अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है। इनऑपरेटिव होने के बाद अगर कस्टमर ब्रांच जाता है या बैंक जाता है और वो अपना अकाउंट एक्टिव करवाना चाहता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांच ऑफिसर की कि वो अकाउंट को एक्टिव करेंगे, बट बैंक कैन नॉट इम्पोज एनी चार्ज फॉर एक्टिवेटिंग इनऑपरेटिव अकाउंट। उसके बाद इनऑपरेटिव अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट जो इनऑपरेटिव अकाउंट हो चुके हैं उसमें जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूअसली आता रहेगा। नेक्स्ट, बैंक मस्ट मेक एफर्ट टू ट्रेस अकाउंट होल्डर्स, nominees, legal hire before transferring funds to the depositors education and awareness fund। तो ये डीफ फंड जो है, सबसे पहला तो डीफ का कभी कभी एग्ज़ाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लोग डीफ का फुल फॉर्म याद रखें, और ये है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ऐसे सेविंग अकाउंट में अगर कोई पैसा है जिसे 10 साल तक कस्टमर ने उसे देखा नहीं है, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 10 years कस्टमर हैज़ नॉट सीन हिज मनी इन हिज सेविंग अकाउंट और एनी अकाउंट दैट इज़ इन करेंट अकाउंट ऑल्सो, करेंट अकाउंट हो सेविंग अकाउंट हो, 10 साल तक अगर कस्टमर ने अपना अकाउंट नहीं देखा है या फिर वो किसी कारण से भूल गए हों, तो बैंक क्या करती है कि उस पैसे को निकाल कर डीफ फंड में डाल देती है। लेकिन डीफ फंड में डालने के पहले ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कह सकते हैं उस ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस फंड को निकाल कर डीफ फंड में डालने से पहले वो अकाउंट होल्डर को ट्रेस करें। अब ट्रेस कैसे कर सकते हैं? ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग मोबाइल नंबर कस्टमर ने दिया होगा, ईमेल आईडी कस्टमर ने दिया होगा, तो उसके थ्रू ट्रेसिंग करेंगे। अगर अकाउंट होल्डर से ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो नॉमिनी से ट्रेस करेंगे, या लीगल हायर उनके जो भी हैं उनका कुछ डिटेल्स है तो उनको ट्रेस करेंगे। फिर भी अगर किसी तरीके से ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं तो बैंक क्या करेगी, पैसे को सेविंग अकाउंट से निकाल कर डीफ फंड में डालेगी। लेकिन ये सारा काम होता है आफ्टर 10 years विदाउट एनी एक्टिविटी। 10 साल तक कस्टमर ने कोई एक्टिविटी नहीं किया, पैसा अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, अकाउंट ऑलरेडी 2 साल के बाद इनऑपरेटिव हो जाता है, लेकिन फिर भी 10 years के बाद उस पैसे को डीफ फंड में डाला जाता है। डालने के पहले अकाउंट होल्डर को ट्रेस करना, या नॉमिनी को ट्रेस करना, या लीगल हायर को ट्रेस करना है। ट्रेस हो जाए तो पैसा उनको देना है, नहीं ट्रेस होते हैं तो डीफ फंड में दे देना है। सो डीफ फंड क्या है? दिस इंक्लूड्स कॉन्टैक्टिंग देम थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, SMS and contacting the introducer who helped in opening the account। Our next topic is जो RBI के सर्कुलर में नेक्स्ट न्यूज़ जो लाइट में है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ओरिजिनल और इनिशियल मैच्योरिटी अप टू 1 year, डायरेक्शन 2024 January 3। RBI has recently reviewed the directions on commercial papers and non-convertible debenture. The review was done based on market feedback and a master direction has been issued accordingly. It will come into effect on April 1, 2024। तो जो भी ये रिसेंटली रिव्यू हुआ है वो कॉमर्शियल पेपर एंड NCDs दैट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पे कुछ चेंजिंग हुए हैं।
और एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए जानते हैं पहले कॉमर्शियल पेपर्स होते क्या हैं। तो कॉमर्शियल पेपर्स जनरली ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। तो कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है और ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होते हैं। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है विथ एन ओरिजिनल और इनिशियल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। तो इसमें कॉमर्शियल पेपर्स हो या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकते हैं? All residents means all Indian residents are eligible to invest in commercial papers and non-convertible debentures. Non-residents are eligible to invest in commercial papers and NCDs to the extent permitted under FEMA or the rules framed under. जितने भी रेसिडेंट्स हैं, इंडियन रेसिडेंट्स हैं, वो कॉमर्शियल पेपर में या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका कोई लिमिट, फंडिंग मीन्स इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स नहीं किया हुआ है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियन हैं, कोई फॉरेनर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कॉमर्शियल पेपर्स में या एनसीडीज़ में, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। और वो लिमिट कौन फिक्स करता है? वो करता है फेमा। और द रूल्स, फेमा के अंदर जो रूल्स फ्रेम किए हुए हैं उनका जो लिमिट सेट किया हुआ है वो उतना ही लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कॉमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडीज़ में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मिनिमम डिनोमिनेशंस। तो इन दोनों केस में, कॉमर्शियल पेपर्स में भी एंड एनसीडीज़ में भी, so commercial papers and NCDs are issued in dematerialized form. डीमेट फॉर्म में ये इशू होता है एंड हेल्ड विथ अ डिपोजिटरी रजिस्टर्ड विथ सेबी। दे विल बी इशूड इन अ मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 lakhs एंड इन मल्टीपल ऑफ 5 lakhs देयर आफ्टर। तो कॉमर्शियल पेपर जो इशू होते हैं उनका मिनिमम डिनोमिनेशन है 5 lakhs, या उससे अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंडियन रेसिडेंट्स कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट्स का कुछ लिमिट फिक्स किया हुआ है, लेकिन जो भी कॉमर्शियल पेपर इशू होगा या एनसीडी इशू होगा, मिनिमम टिकट साइज उसका जो है 5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर कोई ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मल्टीपल ऑफ 5 lakhs में मूव करेगा। जैसे अगर कोई 7 lakhs करना चाहता है तो 5 लाख का तो उसका टिकट साइज है, 7 लाख वो नहीं कर पाएगा। वो नेक्स्ट स्लैबिंग है उसका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मीन्स दे विल बी इशूड इन अ मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 lakhs एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹5 lakhs। अब कॉमर्शियल पेपर एंड एनसीडीज का टेन्योर एंड सेटलमेंट डेट। टेन्योर ऑफ कॉमर्शियल पेपर कैन नॉट बी लेस देन 7 days। 7 दिन से कम, मिनिमम टेन्योर 7 दिन से कम नहीं हो सकता है कॉमर्शियल पेपर का, या 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो मिनिमम टेन्योर क्या होना चाहिए कॉमर्शियल पेपर का? इट इज़ 7 days to 365 days, डेट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? 7 days to 1 year, 365 days। The tenure of an NCD cannot be less than 90 days or more than 1 year। NCDs का मिनिमम टेन्योर 90 days होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1 year होना चाहिए। It is not allowed to issue these instruments with an option। The settlement must be done within a period not exceeding T+4 working days, where T represents the deal date। अब जिस डेट में कोई किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है कॉमर्शियल पेपर्स में या एनसीडीज़ में, तो जिस डेट में हुआ है इन्वेस्टमेंट वो हो गया टी, दैट इज ट्रांजैक्शन डेट। उसको हम डील डेट भी बोल सकते हैं। तो जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट किया, कॉमर्शियल पेपर का रिसिप्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को,
तो ये टोटल कंप्लीट सेटलमेंट साइकिल इसका T+4 वर्किंग डेज है, इसके अंदर हो जाना चाहिए। और T+4 वर्किंग डेज मीन्स सपोज डेट आज ट्रांजैक्शन हुआ तो अगला 4 वर्किंग डे के अंदर कॉमर्शियल पेपर या एनसीडीज इशू हो जाना चाहिए। अब ये कॉमर्शियल पेपर या एनसीडीज इशूज हो रहा है, कंपनी इसे इशू करवाती है क्योंकि उनको फंड रेज करना है। तो पैसा वो कहाँ से रेज करेंगे? पब्लिक से रेज करेंगे। तो पब्लिक कौन हुआ यहाँ? इन्वेस्टर्स हुए हैं, रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हुए या नॉन रेसिडेंट्स इन्वेस्टर्स हुए हैं। तो कंपनी जो है पैसा रेज कर रही है वो उसका इस्तेमाल क्या करेंगे? सो व्हाट कैन दे बी यूज्ड फॉर? तो जो फंड रेज्ड हुआ है, फंड रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडी विल बी यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. It is important for the issuer to disclose the end use in the offer document, and in case the end purpose is different from financing current assets and operating expense, it should be disclosed in the offer document. जो भी फंड रेज हुए हैं कमर्शियल पेपर से या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से, उनका इस्तेमाल वो कंपनीज यूज़ करेंगे टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब यहाँ एक टर्म है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स जिनका जो क्या बोलेंगे उसे, 1 साल के अंदर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. मीन्स कोई एसेट्स है, उनको सेल आउट करना है, सेल आउट करके पैसा उनके पास वापस आ जा रहा है, तो वो करंट एसेट्स हो गया. एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो भी ऑपरेटिंग, जो उनका खर्च है, ऑपरेटिंग खर्च है, एक्सपेंसेस हैं, तो इन 2 चीज़ों में इनका इस्तेमाल करना है टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इशूअर टू डिस्क्लोज द एंड यूज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट्स. जब भी कमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडी इशू होते हैं तो इशू करने वाले जो कंपनी है ऑफर डॉक्यूमेंट्स करते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको, और उस ऑफर डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जाएगा. और उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कि फाइनेंसिंग करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लेकिन अगर किसी कारण से एंड यूज़ में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग हुआ है या फिर उस फंड का इस्तेमाल इन 2 पर्पस के अलावा कहीं और भी करना है, इट शुड बी क्लियरली written in the offer documents. In case the end purpose is different from financing current assets and operating expenses, it should be disclosed in the offer document. Next है commercial papers and NCDs जो इशू करते हैं उनका रेटिंग कितना होना चाहिए. The minimum credit rating assigned by credit rating agency for the issuance of commercial paper and NCDs will be A3 as per rating symbols and definitions as prescribed by SEBI. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है आपके एग्जाम पर्पस के लिए. कॉमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडी जो इशू करेंगे तो इशू करने वाले का रेटिंग क्या होना चाहिए, तो ये है हमारा A3. और इस टॉपिक में और इम्पॉर्टेंट है जो कॉमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडीज का minimum denominations and in multiple of denominations, that is 5 lakhs and in multiple of 5 lakhs, वो एक इम्पोर्टेंट था. अब नेक्स्ट चलते हैं अमेंडमेंट टू मास्टर डायरेक्शंस ऑन केवाईसी जनवरी 4, 2024. The amendment to the Master Directions on KYC January 4, 2024 is a circular issued by Reserve Bank of India to update the KYC norms for regulated entities such as banks and financial institutions. KYC norms में जो भी regulated entities हैं, तो regulated entities होते क्या हैं? Regulated entities में All India Financial Institutions, private banks, P2P lending करने वाले,
फ़ोन पे, भारत पे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फिनांस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जितने भी बैंक्स हैं या स्मॉल फिनांस बैंक्स हैं या जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेटेड हैं। रेगुलेट कौन कर सकते हैं? बैंकों को कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। इसलिए उनको बोला जाता है रेगुलेटेड एंटिटीज़ सच एज बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें केवाईसी नॉर्म्स को लेकर के कुछ चेंजिंग हुआ है जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को फॉलो करने हैं। चेंजिंग क्या हुआ है? पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स का डिफिनेशंस। The definitions of politically exposed persons has been revised to include individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, such as head of states, senior politicians, senior government or judicials or military officers, senior executive of state-owned corporations and important political party. So, जो डिफिनेशन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस के, उनमें कुछ चेंजिंग हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं फॉर द एग्जाम पर्पस। मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ जस्ट 30 सेकेंड्स का, फिर स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग्स, हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जनवरी 5, 2024। तो 30 सेकेंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तब तक आप लोग जो स्क्रीन पे है इसे पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग, हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी 5, 2024 को आया था। रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग्स, हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। दिस नोटिफिकेशन रिवाइजेज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन इंडिया। तो इसमें इस टॉपिक में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है, जैसे करेंसी कन्वर्सन का जो भी काम करते हैं, ये हमारा ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, वो लोग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्शन का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आज उन्होंने कोई डील किया, नेक्स्ट डे करेंसी का रेट बढ़ता है घटता है, तो ये रिस्क हो जाता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि आज जिस रेट में मैंने किया हो सकता है ये कल डाउन हो जाए। डाउन होगा तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लॉस हो सकता है। तो उसी को हेजिंग करना है। हेजिंग मीन्स टू मिनिमाइज द रिस्क। Here are some key points from the notifications. तो उस नोटिफिकेशंस में कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस परमिटेड। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो परमिटेड हैं वो किस तरीके के हैं? तो ऑथोराइज्ड डीलर्स कैन ऑफर फॉरेन एक्सचेंज कैश, टॉम, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग INR और अदरवाइज टू यूजर्स फॉर परमिसिबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है परमिटेड हुए हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करते कौन है या किनके थ्रू किया जाता है? आप ऐसे समझिए कि किनके थ्रू होता है, तो ये कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, वही ऑफर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनको भी करेंसी कन्वर्सन करना है वो ऑथराइज्ड डीलर्स से संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और किस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन होता है? तो वो टॉम है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स है,
involving INR or otherwise to users for permissible current और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ दो टर्म आपको दिख रहे हैं, टॉम एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, टॉम एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। टॉम जैसा कि नाम ही दिख रहा है, TOM मीन्स टुमारो। So TOM means it allows you to sign buy or sell contracts, means आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं या सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं अ डे बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशंस। सपोज डेट आज करेंसी कन्वर्सन का डील आज आपने किया है, लेकिन एक्चुअल में उसका एग्जीक्यूशंस कल होगा, टुमारो। लेकिन डील आज ही हो चुका है कि आज जो भी रेट है इसी रेट पे कल आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि करेंसी का रेट हमेशा चेंज होता है। आज का कोई रेट, कल का रेट कुछ और होगा, इसलिए कल के डेट में जो भी एग्जीक्यूट होगा उसका डील एंड कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होगा कि आज जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा, बाई एंड सेल, कोई भी। So allows you to sign a buy or sell contract a day before the date of executions. Before the date of executions. एक दिन पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, thus minimizing the currency risk. करेंसी रिस्क को मिनिमाइज इससे किया जा सकता है। सेकेंड टर्म है स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? द ट्रांजेक्शन इज सिमिलर टू टॉम, however the order will be executed on third day after the banks and the client have signed the agreement. जैसे बाय और सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, किस में हुआ? बैंक में और क्लाइंट में। अगर आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो वो थर्ड डे एग्जीक्यूट होगा, ये होता है स्पॉट। मीन्स आज हो गया डील डेट, contract signature date, so today is the first date, after 2 days वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। स्पॉट, इसी को स्पॉट बोलते हैं। टॉम मीन्स टुमारो, स्पॉट मीन्स द थर्ड डे। वंस अगेन स्पॉट क्या है? द ट्रांजेक्शन इज सिमिलर टू टॉम, हाउएवर द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन थर्ड डे आफ्टर द बैंक्स एंड द क्लाइंट हैव साइंड द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग थे कि किस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस परमिटेड हैं। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज टॉम एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग INR कैन बी ऑफर्ड फॉर हेजिंग पर्पस। अगर हेजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि हेजिंग पर्पस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, तो आप लोग आंसर सिर्फ यही करेंगे, डेट इज डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक with an operating IFSC banking unit can offer NDDCs, that is non-deliverable derivative contracts involving INR to resident user for hedging and to non-resident user without any restrictions in the terms of purpose. Authorized dealer category 1 बैंक जो है, जिनके पास IFSC banking unit है, so those authorized dealers having IBU means IFSC banking unit, they can offer NDDCs involving INR, that is Indian rupee, to resident user for hedging and to non-resident user without any restrictions in the terms of purpose. Means hedging purpose के लिए NDDCs यूज़ होंगे, किनके लिए? रेसिडेंट यूज़र के लिए और नॉन रेसिडेंट यूज़र के लिए। लेकिन इनका मेन पर्पस क्या है? हेजिंग पर्पस।
हेजिंग मीन्स हेजिंग ऑफ व्हाट? करेंसी कन्वर्सन में जो रिस्क है उसे कम करने के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इस इंस्ट्रूमेंट को रेसिडेंट यूज़र के लिए एज वेल एज नॉन रेसिडेंट यूज़र के लिए दोनों को इशू होना चाहिए। पर्पस क्या है? हेजिंग मीन्स टू मिनिमाइज द करेंसी कन्वर्सन रिस्क। बट ये जो NDDCs हैं इनको इशू कौन करेंगे? तो ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक विथ एन ऑपरेटिंग IBU, that is IFSC banking unit. So next is hedging effectiveness requirement. Hedge ratio, the notional amount of the derivative contract relative to the underlying exposure must be at least 100% for all exposures except in certain specified cases. Hedging ratio जो है वो 100% होना चाहिए सारे तरीके के एक्सपोजर्स के लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट में ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग खुद से देख लेंगे। चलिए, ये है हमारा नोटिफिकेशन consolidates the direction contained in the master direction risk management and interbank dealings dated July 5, 2016 as amended from time to time and in currency futures direction 2008 and exchange traded currency option reserve bank direction 2010. The revised directions come into effect on April 5, 2024. नेक्स्ट है क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र जनवरी 15, 2024। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या है? लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क किनके लिए है? NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, सॉरी नॉट कॉरपोरेशन, इट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। NBFCs के 3 लेयर हैं, अपर लेयर, NBFC बेस लेयर एंड मिडिल लेयर। अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड बेस लेयर। तो ये सर्कुलर कहना ये चाह रहा है जो ये NBFCs के तीनों लेयर जो हैं, ये जो भी लोन करते हैं, तो लोन कर किए मतलब वो एक्सपोज़र हुआ, कितने लाख या कितने करोड़ का इन्होंने लोन किया है और इनका एक्सपोज़र क्या है। लोन की करना मीन्स कुछ लोन्स उनके सिक्योर्ड हैं, कुछ अनसिक्योर्ड हैं, तो उनके लिए लार्ज एक्सपोजर्स के लिए लिमिट कुछ इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो एक्सपोजर लिमिट्स कैसे हैं, क्या हैं, वो अब देखते हैं। NBFC अपर लेयर के लिए अगर उन्होंने सिंगल एंटिटी को लोन दिया है, NBFC अपर लेयर ने सिंगल एंटिटी को लोन दिया है, तो वो 25% ऑफ नेट ओन्ड फंड से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, एक्सपोज़र वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर NBFC अपर लेयर मल्टी बोरोवर लिमिट की बात करेंगे तो वो 40% ऑफ NOF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप नीचे देख सकते हैं। NBFC अपर लेयर के लिए सिंगल बोरोवर लिमिट को जो भी एक्सपोजर देना है वो 25% ऑफ NOF नेट ओन फंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और NBFC अपर लेयर ग्रुप बोरोवर लिमिट के लिए 40% ऑफ NOF नेट ओन फंड से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से NBFC मिडिल लेयर के लिए NBFC मिडिल लेयर सिंगल बोरोवर लिमिट को 15% ऑफ NOF से ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं देना है। मीन्स 50 उनके नेट ओन्ड फंड का 15% से अधिक वो एक सिंगल बोरोवर एंटिटी को लोन नहीं करेंगे। लेकिन NBFCs मिडिल लेयर
ग्रुप लोन के लिए, ग्रुप बोरोवर लिमिट के लिए ये लिमिट 25% ऑफ एनओएफ नेट ओन्ड फंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप मानकर चले तो ये डेटा आप याद रखेंगे। एनबीएफसी अपर लेयर 25% सिंगल एंटिटी, 40% ग्रुप एंटिटी, and NBFC middle layer 15% of NOF for single entity and 25% of NOF for group entity, that is for middle layer। NBFC बेस लेयर के लिए ऐसा कोई भी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। NBFC बॉटम लेयर का जो इंटरनल पॉलिसी है, उनका जो पॉलिसी जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो इनको कितना एक्सपोजर देना है उनके लिए ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स का। यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं CRT, इट इज़ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। पहले CRT को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ है हमारा CRT, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। So credit risk transfer instrument are financial tools used by lenders to shift the risk of borrower default to another party. This allows lenders to manage their credit exposures, free up capital for other loans and potentially improve their risk adjusted returns. तो CRT जो है क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, ये एक फिनेंशियल टूल्स है। इसका यूज़ कौन करते हैं? लेंडर्स। लेंडर्स कौन हुए? बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं बोरोवर को, आइदर इट इज इंडिविजुअल और टू कंपनी। सो दिस CRT इज financial tools used by lenders to shift the risk of borrower default to another party। अब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उन्होंने लोन दिया बोरोवर को। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो पैसा किसका वेस्ट होगा, किसका पैसा बर्बाद होगा? बैंक का पैसा बर्बाद होगा। और बैंक ये कभी नहीं चाहेगी कि उनका पैसा जो उन्होंने लेंड किया है वो बर्बाद हो, बेकार हो, बैड एसेट्स में कन्वर्ट हो। इसी के लिए ये क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट CRTIs यूज़ हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये क्या करती है कि ये रिस्क, डिफ़ॉल्टेड अमाउंट का रिस्क बैंक न लेकर के वो थर्ड पार्टी के पास वो चला जाए। बैंक को इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस अलाउज लेंडर्स टू मैनेज दियर क्रेडिट एक्सपोजर। जो क्रेडिट एक्सपोजर हुए हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क वो बैंक के ऊपर नहीं गया, बैंक का लॉस नहीं हुआ, लॉस एसेट्स में नहीं गया, वो थर्ड पार्टी के ऊपर गया है। और उतना पैसा वो उनके पास फ्री अप है, उस पैसे को वो दूसरा लोन कर सकते हैं, फ्री अप कैपिटल फॉर अदर लोन्स एंड पोटेंशियली इम्प्रूव दियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो रिस्क एडजस्टेड एसेट्स होते हैं, अनसिक्योर्ड एसेट्स का रिस्क वेटेज कुछ और होता है, जो कि जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में आपका गोल्ड लोन, होम लोन, ये सिक्योर्ड लोन है और इनका वेटेज कम रहता है, मीन्स रिस्क वेटेड एसेट्स ये इनका कम है। और जो अनसिक्योर्ड लोन है जैसे पर्सनल लोन हुए, क्रेडिट कार्ड का लिमिट हुआ, इनका वेटेज अधिक होता है, क्योंकि बैंक ये मान के चलती है कि ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि सिक्योरिटी कोलेट्रल पर्सनल लोन में कुछ लिया नहीं जाता है, सिर्फ बोरोवर का सैलरी या उनका इनकम देखा जाता है और उसी के बेस पे पर्सनल लोन दिया जाता है। पर्सनल यूज़ का एंड यूज़, बोरोवर पैसा पर्सनल लोन ले करके कुछ भी कर सकता है, उसका एंड यूज का के लिए वो बैंक को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, ना बैंक पूछने जा रही है बोरोवर से। तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन है या सिक्योर्ड लोन है, उसमें वो अपना रिस्क रिटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं।
जो भी अनसिक्योर्ड लोन है तो उतना पैसा बैंक, जैसे 5 लाख का पर्सनल लोन किसी बोरोवर ने लिया तो 5 लाख रुपए या उससे अधिक, लगभग 125% पैसा उनको असाइड करके रखना पड़ता है। लेकिन कुछ पैसा कम रखना पड़ता है होम लोन के केस में या गोल्ड लोन के केस में, उनका रिस्क वेटेज कुछ कम है इसलिए कम पैसा रखना पड़ता है। तो ये CRTIs क्या है शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। Credit risk transfer instruments are financial tools used by lenders to shift the risk of borrower default to another party. This allows lenders to manage their credit exposure, free up capital for other loans and potentially improve their risk-adjusted return. अब CRT आप लोग समझ चुके होंगे। CRT से रिलेटेड जो भी सर्कुलर आया है उसे अब देखते हैं। CRT के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। सो हियर क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और कौन से इसमें एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये नाम सिर्फ एक बार अपने दिमाग में रखेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ दे। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? गारंटीज़, डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, इर्रिवोकेबल, अनकंडीशनल। तो गारंटीज जो हैं ये 4 फॉर्म में कोई भी हो सकता है, डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, इर्रिवोकेबल, अनकंडीशनल। सेकेंड है क्रेडिट डेरिवेटिव्स, थर्ड है सिक्योरिटाइजेशंस, फोर्थ है कैश मार्जिन, कॉशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर NBFC मिडिल लेयर ओनली। नेक्स्ट इज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज। CRT इंस्ट्रूमेंट में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी लेती है तो उसमें रिस्क 0% होता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट माइट कम इन योर एग्ज़ाम। अगर ऐसा CRT जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज ली है उसमें 0% रिस्क है, क्योंकि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग CRT टू रिड्यूस एक्सपोजर। Exposure amount can be reduced by the notional amount of CRT instruments used. This applies to both single and group borrower limit. तो बैंक ने अगर लेंडिंग किया है सिंगल बोरोवर्स के लिए या ग्रुप बोरोवर्स के लिए तो दोनों के दोनों केस में CRT इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकता है। एक्सपोजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एग्जेम्पशंस है, ये एग्जेम्पशंस है। एक्सपोजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एलिजिबल फॉर 0% रिस्क वेट। सेकेंड इज एक्सपोजर फुल्ली गारंटेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अगर गारंटी लिया है तो फुल्ली गारंटेड होता है और उसमें कोई भी रिस्क होता नहीं है। सो इट इज़ 0% रिस्क वेट। और CRT इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो है गाइडलाइंस ऑन अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स of state cooperative banks and central cooperative banks। इसमें ये गाइडलाइंस आया है जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स किन्हीं को अपॉइंट किया जा रहा है, किन्हीं को रीअपॉइंट किया जा रहा है, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर इशू किया है। और किनके लिए है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसमें एलिजिबल कौन कौन है, एप्लीकेबिलिटी भी है। दीज गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड CCBs हेयर इन आफ्टर रिफर टू एज बैंक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2024। और ये 1 अप्रैल 2004 से इफेक्टिव होना है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के बारे में जो चेंजिंग हुआ है उसको देख लेते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स।
बैंक shall obtain prior approval of Reserve Bank of India before appointment, reappointment or removal of SA। अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को रिमूव करना है, अपॉइंट करना हो, या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहा है, उसे नेक्स्ट टर्म के लिए रीअपॉइंट करना है, इन तीनों केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मस्ट है। इसके मतलब विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल नहीं हो सकता है। अब ये करना कैसे है, प्रोसीड्यूर्स देख लेते हैं। NABARD shall obtain a list of audit firms, partnership firms, limited liability of partnership on an annual basis from the Institute of Chartered Accountants of India। NABARD जो है, NABARD क्या है, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण बैंक को रेगुलेट करती है। लेकिन ये काम यहाँ पर ये NABARD को दिया हुआ है कि आप जो ऑडिट फर्म्स हैं उनका लिस्ट ऑब्टेन करेंगे एनुअल बेसिस पे हर एक साल। NABARD का काम है लिस्ट ऑफ ऑडिट फर्म्स को आप ऑब्टेन करेंगे ऑन एनुअल बेसिस। कहाँ से आप ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद NABARD जो लिस्ट ऑब्टेन की है, NABARD shall apply the eligibility criteria prescribed for statutory auditors in this circular and prepare on all India state-wise list of eligible audit firms। उसके बाद जो लिस्ट जो NABARD ने ऑब्टेन किया है ICAI से, अब उस लिस्ट में से कौन एलिजिबल हैं उनका ये फिल्टर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा करके। उसके बाद जो फिल्टर्ड आउट होंगे, देन NABARD विल शेयर द लिस्ट विद द बैंक्स फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ICAI लिस्ट देगा किसको? NABARD को। NABARD का काम क्या है? उस लिस्ट को ऑब्टेन करना और कौन एलिजिबल है जो ऑडिट कर सकते हैं बैंक्स का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को रखना है। NABARD अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएगा। उसके बाद जो फिल्टर्ड आउट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होंगे उनका लिस्ट बैंकों के साथ शेयर करना है। बैंक shall select the audit firms from the list, obtain the necessary approval from the board of directors, audit committee of the boards, and submit application for prior approval to Department of Supervision RBI before July 31 of reference financial years। ऑडिट फॉर्म्स का सिलेक्शन के लिए जो ऑडिट करेंगे, जो ऑडिट फॉर्म्स होंगे उनका सिलेक्शंस के लिए बैंक वो लिस्ट ऑब्टेन करेगी NABARD से। उसके बाद दे विल ऑब्टेन द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। बोर्ड और ACBs of banks shall monitor and access the independence of auditors and conflict of interest if any guidelines said। Next is appointment of statutory auditors। Statutory auditors shall be appointed at a time for a period of 1 year only and shall be reappointed annually for the succeeding 2 years subject to them continuing to satisfy eligibility norms stated in these guidelines। जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे वो इनिशियली 1 ईयर के लिए अपॉइंट होंगे। अगर उनको नेक्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट करना है तो इस केस में भी ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट एंड ड्यूरिंग रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बैंक विल टेक द नेसेसरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल।
और कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स किसी बैंक में अपॉइंट होते हैं, उनका फुल लेंथ का टेन्योर 3 साल का होता है, लेकिन वो तीनों साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो वो अपॉइंट हुए हैं, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो रीअपॉइंट होंगे। तो तीनों केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल ज़रूरी है। लेकिन एक टेन्योर में 3 साल होते हैं। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने पहले साल काम किया, रीअपॉइंटमेंट होकर दूसरे साल भी काम किया, लेकिन किसी कंडीशन के कारण अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स 3rd ईयर में कंटिन्यू नहीं हो पाता है, मीन्स बैंक सब उनको रिमूव करेगी। सो फॉर रिमूवल ऑफ एसेज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, उस केस में भी आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है। सो नेक्स्ट इज किसी बैंक में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स 3 साल के लिए मैक्सिमम हो सकते हैं। हर साल उनका रिन्यूअल होना ज़रूरी है, रिन्यूअल करना ही है, और रीअपॉइंटमेंट होना है। अपॉइंटमेंट इनिशियली, रीअपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 टर्म, आरबीआई अप्रूवल इज़ मस्ट। लेकिन सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अगर अगले टेन्योर के लिए अपॉइंट सेम बैंक में होगी, सेम बैंक में होगा, तो मिनिमम ईयर गैप 6 साल का होना चाहिए। ओके। An auditor's audit firm shall not be eligible for appointment, reappointment in the same bank for 6 years, 2 tenures, immediately after completion of a full or part tenure. क्या बोलना चाहिए? सेम ऑडिटर्स सेम बैंक में 2 टर्म के लिए अगर अपॉइंटमेंट करना है तो मिनिमम 6 साल का गैप होना चाहिए। Number of STCBs, Scheduled Commercial Bank, and CCBs and audit firms can audit. तो audit firm, hold a minute, I am taking a 30 minutes of break. ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑडिट फर्म कितने एंटिटीज़ का ऑडिट कर सकते हैं? सो ये है मैक्सिमम 25। An audit firm can concurrently take up statutory audit of a maximum of 5 banks, including not more than 1 scheduled commercial bank in a year. Limit of 5 banks will be in addition to limit of 20 regulated entities. Means total 25 ये करेंगे, जिसमें कि 20 regulated entities रहेंगे और 5 बैंक रहेंगे, और उस 5 बैंक में एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रहेगा। तो टोटल कितने हो गए? 25। टोटल हो गए 25, जिसमें 20 रेगुलेटेड एंटिटीज, 5 बैंक, और उस 5 में से एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। फर्दर, इन अ ईयर एन ऑडिट फर्म कैन नॉट simultaneously take up statutory audit of both scheduled commercial banks and CCBs operating in same state. Not very much important, वो आप डेटा याद रखेंगे। 20 regulated entities, उसके अलावा 5 बैंक, और उस 5 में से एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो टोटल 25, 20 रेगुलेटेड एंटिटीज, 1 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड 4 अदर बैंक्स। अदर बैंक्स में कौन हो सकते हैं? आपका प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोई भी। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज Master Circular Exposure Norms and Statutory Other Restrictions UCBs January 16, 2024 applies to all primary urban cooperative banks in India.
सुपरसीड्स एंड कंसोलिडेट्स ऑल प्रीवियस सर्कुलर। जो भी प्रीवियस सर्कुलर्स थे उनको सुपरसीड्स किया गया है, और ये जितने भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर नॉर्म्स को रिवाइज किया हुआ है। एक्सपोजर नॉर्म्स, इनका जो डेटा है वो बिल्कुल सिमिलर है एनबीएफसी मिडिल लेयर के लिए। उनका उसमें क्या था, एनबीएफसी मिडिल लेयर में सिंगल बोरोवर एंटिटीज़ को जो एक्सपोजर लिमिट था 15% ऑफ एनओएफ, एंड ग्रुप बोरोवर एंटिटीज़ को अगर एनबीएफसी मिडिल लेयर लोन दे रही है तो 25% ऑफ एनओएफ से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर है यहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इनका एक्सपोजर लिमिट है सिंगल बोरोवर के लिए 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। एनबीएफसीज में नेट ओन्ड फंड था, लेकिन यहाँ पे 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल एंड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बोरोवर्स के लिए 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। लोन बिलो ₹1 लाख आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सपोजर कैलकुलेशन। 1 लाख से कम का लोन अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने किया है तो उसे एक्सपोजर में वो काउंटेबल नहीं है, दे आर नॉट काउंटेबल फॉर द एक्सपोजर। नेक्स्ट डेटा जो आप लोग याद रखेंगे वो है हाउसिंग रियल एस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट। सो इसमें हाउसिंग रियल एस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट, इन सब का कंबाइंड सीलिंग है 10% ऑफ टोटल एसेट्स। एडिशनल हाउसिंग लोन लिमिट 5% ऑफ टोटल एसेट्स फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लेस देन इक्वल टू 25 lakhs। ये दो डेटा आप लोग याद रखेंगे। कंबाइंड सीलिंग 10% ऑफ टोटल एसेट्स ये किस में है, हाउसिंग रियल एस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट में। कंबाइंड सीलिंग इज 10% ऑफ टोटल एसेट्स। Additional housing loan limit 5% of total assets. For individual housing loan it is less than equal to 25 lakhs। इंटरबैंक एक्सपोजर में चलते हैं। इंटरबैंक एक्सपोजर में डिपॉजिट प्लेस्ड विथ सिंगल बैंक, it is less than equal to 5% of depositors bank liability। इंटर बैंक एक्सपोजर्स में ये बोल रहा है कि जैसे दो बैंक है, बैंक ए एंड बैंक बी, सो डिपॉजिट प्लेस्ड विथ सिंगल बैंक इट इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ डिपॉजिटर्स बैंक लाइबिलिटी। अगर बैंक बी डिपॉजिटर्स बैंक है तो बैंक बी का जो भी लायबिलिटी है उसका 5% या उससे कम ही वो डिपॉजिट कर सकती है किसी दूसरे बैंक में, मीन्स बैंक ए में। सो बैंक बी is having, suppose that bank B is having 100 crore of liabilities, then he can only make deposit of 5 crore with bank 1, bank A। Okay, next is total inter-urban cooperative deposit accepted. It is less than equal to 10% of receiving bank liability। अब बैंक A रिसीव कर रही है पैसा, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ बैंक बी से ही रिसीव करेगी, वो बैंक सी से भी रिसीव कर सकता है, बैंक डी से भी रिसीव कर सकता है। तो टोटल रिसीविंग कैपेसिटी जो बैंक ए का है वो लेस देन 10% ऑफ रिसीविंग बैंक लायबिलिटी है। सपोज दैट बैंक ए का लायबिलिटी
500 करोड़ है तो वो दूसरे बैंकों से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? 10%, 10%, इट इज़ 50 करोड़। तो एक हो गया कि डिपॉजिटर्स बैंक का लायबिलिटी, बैंक बी अगर डिपॉजिट करना चाहती है तो बैंक बी का जो भी लायबिलिटी है उसका 5% या कम ही वो किसी दूसरे बैंक में जमा कर सकता है। सपोज डेट बैंक ए में जमा किया, लेकिन बैंक ए सिर्फ बैंक बी से पैसा नहीं लेगी डिपॉजिट के रूप में। बैंक ए बी से भी ले सकती है, सी से भी ले सकती है, डी से भी ले सकती है। तो बैंक ए का जो भी रिसीविंग्स बैंक्स लायबिलिटी है, जो बैंक ए का लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी का 10% से अधिक पैसा वो दूसरे बैंकों से डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। अदर एक्सपोजर्स लिमिट में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज, ये डेटा आप लोग याद रखें। नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टोटल डिपॉजिट है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मार्केट्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट का भी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट है। एडवांस अगेंस्ट ओन शेयर इट इज़ प्रोहिबिटेड, अपने ही शेयर पे एडवांस देना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रोहिबिटेड है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मेंटेन करना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को टीयर 1 में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम टीयर 1 इज 8%। ये सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 1% अबव है। किससे? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का टीयर 1 का परसेंटेज 7% है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 8% ये बढ़ा दिया गया, दैट इज CAR ऑफ 8%। क्योंकि छोटी बैंक है, इनको ये खुद के पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रखेंगे, खुद के पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये डेटा भी आप लोग याद रखें कि CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए टीयर 1 में 8% है। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन अनसिक्योर्ड एडवांसेस। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था अनसिक्योर्ड एडवांसेस के बारे में। अनसिक्योर्ड एडवांसेस जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट, ये जितने भी एसेट्स हैं बैंक का, ये अनसिक्योर्ड एसेट्स है। मतलब ऐसे एसेट्स जिनका सिक्योरिटी या कोलेट्रल बैंक ने नहीं लिया है तो वो अनसिक्योर्ड लोन हुए। तो सीलिंग ऑन अनसिक्योर्ड एडवांसेस इंडिविजुअल्स के लिए लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ ओन फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। फर्म्स के लिए इट इज़ लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ ओन फंड। प्रोहिबिटेड अनसिक्योर्ड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, अनसिक्योर्ड एडवांसेस मना है इनके लिए टू डायरेक्टर्स, रिलेटिव, नॉन मेंबर, स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए। तो अनसिक्योर्ड एडवांसेस उन लोगों को नहीं करना है। एग्रीगेट सीलिंग लिमिट है 25% ऑफ ओन फंड फॉर ऑल अनसिक्योर्ड एडवांसेस। अनसिक्योर्ड एडवांसेस में जो एग्रीगेट सीलिंग लिमिट है वो है 25% ऑफ ओन फंड। तो एक बार और देखते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10%, फर्म्स के लिए लेस देन इक्वल टू 20%, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, नॉन मेंबर्स, स्टॉक, कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए इट इज प्रोहिबिटेड। एग्रीगेट सीलिंग 25%। क्रेडिट कार्ड लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए लेस देन इक्वल टू 10% एंड एग्रीगेट 25%। एग्रीगेट लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ ओन फंड। और इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। स्टैट्यूटरी
restrictions: advance to directors and relative, it is prohibited. Maximum advance to nominal members, 10% of own fund, is not much important. Yes, it is restricted. स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस हैं किन पे? ब्रिज लोन पे, इंटरिम फाइनेंस, एडवांस अगेंस्ट शेयर, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, बैंक फाइनेंस टू NBFCs, फाइनेंसिंग इक्विपमेंट्स, लीजिंग एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, एडवांस टू डिफॉल्टर ऑफ अदर बैंक. Now, regulatory restrictions: lending based on credit assessments and due diligence, diversifications of credit portfolio, maintenance of internal control system, compliance with RBI guidelines and reporting requirement. So, dear aspirants, जो जनवरी मंथ का, जनवरी 2024 का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में थे या ऐसा जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए रिलेवेंट थे, वो मैंने डिस्कस आप लोगों से कर दिया है. ये यूट्यूब चैनल पे और मेरे इस सेशन में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. हो सकता है मैं बहुत जगह थोड़ा नर्वस हुआ होऊंगा. नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर, बट कंटेंट में मैंने कोई कमी नहीं दिया है. आप कंटेंट को खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं. जनवरी मंथ का, जनवरी 2024 का ये मैंने कोशिश किया है अच्छे तरीके से समझाने का, और मैं चाहता हूँ कि इसी मंथ का MCQs भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, और वो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास उतना समय रहता नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं RRB स्किल 2 के लिए, 3 के लिए, या फिर अदर बैंक्स के लिए जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, या ऐसे एग्ज़ाम जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लगभग बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जो फॉर्म आता है 150 क्वेश्चंस आते हैं, 20 फॉर मैथ्स, 20 फॉर रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, एंड रिमेनिंग 90 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज. इस प्रोफेशनल नॉलेज में 90 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर से रहेंगे, एंड मोस्टली दे विल बी फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स. एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर्स का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जनवरी 2024 से जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचे. और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं MCQs, इस सर्कुलर पे MCQs मैं आप लोगों के सामने लाऊं, तो प्लीज़ चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपको भी बेनिफिट हो. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.